नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड के सीरीज में। तो लास्ट वीक जो हुआ था जियोपॉलिटिक्स में, अभी तक तो आप सभी को पता ही है कि क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर एपिसोड में, क्या कवर होने वाला है। एंड एज यूजुअल मैं शेयर कर दूंगी ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको ईजी रहे नोट्स बनाने में। अगर बात करें जियोपॉलिटिक्स में, ज़्यादा कुछ लास्ट वीक हुआ नहीं था। Everyone was looking at what India had to say about Operation Sindoor. कई सारे डेलीगेशंस, आपको पता ही है, ऑपोजिशन पार्टी से पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस गए थे अक्रॉस मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका एंड यूएस। साथ में यूरोप में भी हमारे डेलीगेशंस गए थे, जहाँ पे the entire conversation was about challenging Pakistan's narrative। और इंडिया ने अपना साइड भी वहाँ पे बहुत अमेजिंग तरीके से पुट इन किया है। स्पेशली अगर देखा जाए क्या अमेजिंग ओरेटर्स हैं हमारे पास। मतलब इफ़ यू जस्ट लिसन टू, चाहे आप प्रियंका चतुर्वेदी जी को सुनो या शशि थरूर जी को सुनो, एक्सीलेंट। इवन ओवैसी जी वाज एक्सीलेंट इन putting across India's narrative to the world, especially to the world media। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा था in the media circles and that was the focus as well। but इसके बावजूद जो 10 important न्यूज़ हैं उस पर अगर थोड़ा सा हमें नज़र देनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि क्या इतना इम्पॉर्टेंट है ये इलेक्शंस। इलेक्शन का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कैंडिडेट अब जीता है उसके जो कैंपेन प्रोमिसेस हैं या जो डिसीशंस लिए जाएंगे, इट्स बेस्ड ऑन सर्टन द पिच दैट ही हैड ऑलरेडी पुट अक्रॉस। तो साउथ कोरिया का क्या पोजिशनिंग होगा अब आने वाले समय पे, ये जानना जरूरी है। नॉट एग्जैक्टली कितना किसको परसेंटेज वोट्स मिला है। सो इफ यू टेक अ लुक एट इट कि इलेक्शन में ली जेम्यूंग हैज वन। अब ड्यूरिंग द कैंपेनिंग ही टॉक्ड अबाउट फ्यू थिंग्स जो कि मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट थिंग, ही अपोज द मार्शल लॉ। एनीबडी हु इज कमिंग आफ्टर द प्रीवियस प्रेसिडेंट विल बी talking about opposing the martial law, ये तो हमें पता है, but important again, he talked about increasing research and development, AI investment, promoting defense industries. He also talked about reforming the constitution to prevent future misuse of power, 4-year presidential term with 2-term presidencies। again domestic है, हमारे लिए important नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंट है इज इक्वल इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज, बैलेंसिंग टाइज विथ यूएस एंड चाइना। सो साउथ कोरिया जो कि काफी टिल्टेड है टूवर्ड्स यूएस, comes under the US nuclear umbrella also, it is now very clear that they cannot depend on America anymore, especially when you're under a president like Donald Trump। So this is the time when it is important that you start talking about balancing with China, जो पहले साउथ कोरिया का पॉलिसी था ही नहीं। Now यही चीज़ है जो कि important है आने वाले समय पे, जहाँ पे साउथ कोरिया जैसे कंट्री is going to start balancing relations with China and US। सेकेंड जो चीज बोला गया है कि reducing tensions with North Korea through revised military agreements। If you take a look, just before the martial law was, the drama happened, South Korea was being extremely rigid when it came to North Korea, saying that North Korea is going for test, ICBMs launch हो रहा है, North Korea is a failed state, बहुत सारी चीजें कही जा रही थी। अब कुछ दिन पहले तक नॉर्थ कोरिया वे सेंडिंग बलून्स विद गार्बेज इन इट, जिसको प्रोवोकेशन मान रहा था साउथ कोरिया। अब यहाँ पे लुक एट हाउ द टोन हैज चेंज्ड। द टोन इज नाउ नो वी आर गोइंग टू टॉक टू नॉर्थ कोरिया, एक रिवाइज्ड मिलिट्री अग्रीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस पे भरोसा खत्म होने लगा है। जब आपके अलाइज आप पे भरोसा खत्म करने लगे, इट स्टार्ट्स एंडिंग, इरोशन होता है, तभी हेजिमनी पे अटैक आता है। तो हेजिमनी जो हम लोग कहते हैं ना कि अमेरिकन हेजिमनी इज इन क्राइसिस, नॉट बिकॉज अमेरिका थिंक्स इट इज इन क्राइसिस, नॉट बिकॉज द वर्ल्ड इज क्वेश्चनिंग, it is because when the allies, especially Europe, especially the NATO countries and people or countries who have always been under your nuclear umbrella like South Korea, they start questioning your hegemony, तब आपको समझ जाना चाहिए कि it is in crisis, right? So this is something, again, it's an
indication that there are things changing in geopolitics. Are we moving towards the Cold War? Again, debatable. You can believe in it, not believe in it. कौन सा नया हेजिमॉन है, अभी तक वो सब कुछ इज इन एयर, बट अमेरिकन हेजिमनी इज इन क्राइसिस. जब भी हेजिमनी क्राइसिस में आता है, यू विल सी अ लॉट मोर वॉर्स, right? Because countries are going to feel threatened. They will be trapped in this balance of power dilemma, जिसके वजह से ये और क्राइसिस मोड पे जाएगा, जो कि अभी धीरे धीरे वो दिखने लगेगा इन जियोपॉलिटिक्स. आते हैं नेक्स्ट न्यूज अबाउट बांग्लादेश इलेक्शन. फाइनली एक टाइमलाइन दिया गया है. इफ यू रिमेंबर, द इलेक्शंस वर सपोज्ड टू टेक प्लेस इन 2025, बट अब ये बोला गया कि नहीं, 2025 में नहीं दिया जाएगा क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टेक होल्डर्स आर नॉट कोऑपरेटिंग, इसीलिए देयर टाइमलाइन हैज शिफ्टेड 2026, अप्रैल महीने में टेंटेटिवली बोला गया है. सो चीफ एडवाइजर यूनुस ने कहा है कि भाई सारी पार्टीज के साथ डिस्कशंस हुए हैं टू हैव द मोस्ट फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड एक्सेप्टेबल इलेक्शंस इन हिस्ट्री, एंड इसी चीज को रिव्यू किया गया है अलॉन्ग ऑन रिफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू जस्टिस, रिफॉर्म एंड इलेक्शंस, एंड that is the reason why elections will be held on a day in the first half of April 2026. So this is what has been announced in Bangladesh. Similarly, उसी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन ऑफ जमात इस्लामी को इंस्टोर कर दिया गया है ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नाउ फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स दिस पार्टी हैज बीन बार्ड, राइट? जब अवामी लीग पावर में आए हैं, दे हैव ऑलवेज बार्ड जमात इस्लामी बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन, जमात इस्लामी हैज बीन supported financially as well as politically by Pakistan, because of which they were barred in election. But अब क्या हुआ है कि they have been reinstored. Similarly, 10th May में interim government ने all political activities by the Awami League को रोक दिया गया है. Essentially, the election will be between the BNP, which is the Zia party, the Khalida Zia party, as well as जमात इस्लामी. इनके बीच में हाँ अवामी लीग का खत्म होने वाला है कहानी, as what one can observe it, what the interim government is doing, right? Now, let's come down to three important things or three inferences that we can bring in. The first, of course, is that ये जो फेयर इलेक्टोरल सिस्टम की बात की गई है, यहाँ पे 6 पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंक्लूडेड है. वो 6 पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं क्या? सबसे पहले ये बोला गया था कि पुलिस और एंटी करप्शन कमीशन को रिफॉर्म किया जाएगा. उसके बाद फासिज्म या अथॉरिटेरियनिज्म को रोका जाएगा. ऐसे 6 पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे बात की गई है. टिल डेट ये रिफॉर्म्स हुई नहीं है, राइट? दे हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड. One can say that it is still in process or it has failed. Again, depends on your perspective, but it has not been implemented in Bangladesh particularly. Now, what Chief Advisor Yunus has said is that these reforms have failed because of the lack of cooperation from political parties. सेकेंड क्या हुआ है, इलेक्शंस की जो बात की गई है 2026 अप्रैल में, उसको लेके बीएनपी ने कहा है कि भाई 2025 में होना था, क्यों 2026 के अप्रैल में किया जा रहा है, उस समय पे फिर से डिले किया जाएगा. ये एक बहाना है कि आप अप्रैल में रख रहे हो जबकि उस समय पे हॉलीडेज, फेस्टिवल सब कुछ रहता है. व्हाई नॉट इन दी लेटर हाफ ऑफ 2025? जिसका जवाब अगेन चीफ एडवाइजर यूनुस ने नहीं दिया है, बट बीएनपी ने ऑफ कोर्स इसके लिए प्रोटेस्ट जारी किया, शुरू कर दिया है. सेकंड, जमात इस्लामी, एज आई सेड, अब हो जाएगा प्राइमरी ऑपोजिशन क्योंकि अवामी लीग अभी खत्म हो चुका है या पॉज पे डाल दिया गया है. नाउ विच ऑल्सो मीन्स दैट पाकिस्तान्स इंटरफेरेंस इन बांग्लादेश इज गोइंग टू इंक्रीज इन द गार्ब ऑफ जमात इस्लामी. ऑलरेडी इस पे कई सारे इन्फरेंसेस की गई हैं, जैसे कि ISI हैज़ विजिटेड, देयर आर सपोर्ट सिग्नल्स दैट आर बीइंग गिवन फ्रॉम पाकिस्तान, बट हाउ इट ट्रांसलेट्स इनटू एन इलेक्टोरल विन इज येट टू बी सीन. जमात इस्लामी रिटर्न टू एक्टिव पॉलिटिक्स is going to be a challenge for India's neighborhood policy, क्योंकि 2013 से पहले भी there were signs and signals जहाँ पे इंडिया के साथ कई सारे खिटपिट शुरू हो चुकी थी. So again that is going to be a wait and watch situation जहाँ पे हम देख पाएंगे. Now moving on, बांग्लादेश का और एक खबर ये है कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने
क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चार्जेस डाली है शेख हसीना के ऊपर और कहा है कि 16 जून को उन्हें आना है इन फ्रंट ऑफ द क्राइम्स ट्रिब्यूनल। नाउ ये जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है ये सेटअप किया गया था 2009-2010 में बाय शेख हसीना टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस ऑफ जेनोसाइड ड्यूरिंग द 1971 लिबरेशन वॉर। इंटरेस्टिंगली यही क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना पे ये बात किया है कि भाई जब ये प्रोटेस्ट हो रही थी तो शेख हसीना's गवर्नमेंट हैड इंस्टिगेटेड वायलेंस अगेंस्ट द स्टूडेंट्स एंड the people who were protesting. Based on this, the Crimes Tribunal has asked her to be present on 16th of June. It is yet to be seen what is going to happen on 16th of June. Would there be, again postponement of the summons or would there be a pressure on India? ये सारा चीज़ अभी धीरे धीरे play out होगा in the coming few days. Next we come down to China now. Few news of China. क्या हो रहा है? तो China is hosting the second Belt and Road Conference on Science and Technology. I have been repeatedly in various episodes focusing on China's soft power. Right? We have always talked about China as the villain of geopolitics, as the new hegemon जो कि debt trap कर रहा है, जो कि धमकी दे रहा है, and जो कि एक rogue state की तरह behave दादागिरी कर रहा है. But look at how it is using its soft power. In the last few episodes, you would have observed that China has been visiting, the leaders of China have been visiting various countries, including Pacific Island countries. उनके साथ जो statement आया था, including a lot of Latin American countries, Middle Eastern countries, and so on and so forth. उसी में एक बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस जो सेकंड वाला किया गया है उसमें 100 पार्टिसिपेंट कंट्रीज आ रही हैं, अगेन फोकसिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शोकेसिंग चाइना सॉफ्ट पावर. This is where America is right now talking about banning travel from 12 countries, restricting visas. ये एक aggressive stance जो अमेरिका ले रहा है. On the other hand, look at what China is signaling to the world, that we are talking about participation, we are talking about inclusion, we are talking about soft power, new game tactics that is being done by China. So Science and Technology Conference would again include several global South countries. अब ये आप बोलोगे भाई कि डेट ट्रैप में तो फंसने वाले हैं, तो भाई व्हेन कंट्रीज आर बीइंग गिवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज दे नहीं रही हैं, चाइना कह रहा है कि हम दे देंगे, सो द कंट्रीज हैव रियली नो ऑप्शन. Where will they go? They cannot go to America. America is not giving. Where will they go? IMF has conditionalities. On the other hand, China is saying कि भाई दे देंगे आपको, in return आपको ये हमें देना है. So that is the reason why you have 100 participants coming in. It is the most lucrative offer on the table right now. You don't have a choice. So that is what is happening with the second Belt and Road Conference. Next, soft power. China rolls out ASEAN visa for 10 countries. Now, entire ASEAN, now people are going to keep coming on this ASEAN visa, which is multiple entry permits 5 साल के लिए for the 10 member states of ASEAN. Similarly, China has expanded its visa-free policy to include citizens from Brazil, Argentina, Chile, Peru, and Uruguay, which is the Latin American countries or South American countries. Now, why would China do this? China wants more tourism. China wants more interaction. What happens with tourism? When people come to your country, you showcase your culture. You showcase that you are not a threat. And this is the narrative you can create in geopolitics. That is the reason why China is again and again focusing on its soft power. When India, who was at one point of time leading in the soft power game, has got embroiled in this entire South Asian geopolitics, China is continuing to build the soft power narrative. Again, a winning policy that China is doing. Let's come down to the next news, which is on Pakistan. So Pakistan's Prime Minister begins his 2-day visit to Saudi Arabia, jahan pe he's going to give Pakistan's narrative of what happened in Operation Sindoor, as well as talk about bilateral trade and investments. Now, again, important from what perspective? Important from Pakistan building its soft power, building its outreach, and talking about trade and development. Right? Sitting in India, we always think from the Indian perspective, which is correct. But हमें ये भी देखना है कि सामने वाला जो enemy state है, वो किस तरीके से behave कर रहा है और उनको कौन support कर रहा है. Because we never anticipated support from Turkey and Azerbaijan. We knew they were friends, we knew they were allies, but we didn't suspect they are going to give weapons. Now it is becoming more and more clear. We need to see the interlinking that is happening, that Pakistan is creating with the Islamic states or the Middle Eastern states.
Saudi Arabia is going to be a matter of concern for us. Now you will see more bilateral visits that is going to happen from India as well, where we are also going to start bridging in more and more economic ties, ताकि ये ना हो कि अगली बार कभी भी conflict जब आएगा तो a major player like Saudi Arabia takes sides. But then you do start seeing this tilt happening. Along with Saudi Arabia, Prime Minister Sharif also visited 4 other countries: Iran, Turkey. Now Turkey is obvious, Azerbaijan, again obvious, and Tajikistan. Now Tajikistan will be important for us. Why? Because we have our air base there. Tajik has been an ally for us. We have our Farkhor military air base there, which is again the reason why we always had it, because out of all the Central Asian countries, Tajik was a close ally. Now this visit is going to create that turmoil for us कि why is Pakistan being so interested in Tajikistan out of all the 5 Central Asian countries. यही छोटी छोटी चीजें मैटर कर जाती हैं जियोपॉलिटिक्स में. नेक्स्ट पाकिस्तान का और एक न्यूज़ पे आते हैं, जहां पे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जो मिलिटेंट्स हैं, लोकल मिलिटेंट्स हैं, उनको लेबल किया है फितना अल हिंदुस्तान, और ये कहा है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको सपोर्ट करता है इंडिया, राइट. उसके लिए प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने एक ग्रैंड जिगरा भी अटेंड किया था केटा में, जहां पे उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट इन बलूचिस्तान मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड बाय द पब्लिक, गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस. ही आल्सो सेड that steps should be taken to bring the militants on the right path, claiming they were misled. He claimed that economic and social injustices would not take place in the province under his party's reign. He also informed the province would get 250 billion PKR as development funds. So he's basically saying कि जो भटक गए हैं वो इंडिया की वजह से मिसलेड हुए हैं. So now he's directly talking about the fact that बलूचिस्तान में जो upheaval है उसमें इंडिया का हाथ है. And that is exactly what the Chief of Army Staff has also said. And now this is the narrative that they are going to spread across the world, that Balochistan में जो हो रहा है वो terrorism नहीं है. It is not a reaction to what Pakistan has been doing to its own people. It is not a reaction to the human rights violation. It is a reaction because India has interfered. So that is the narrative that Pakistan wants to spread to the world now. Now, next, let's come down to some more global news about African Union saying that जो 12 कंट्रीज पे ट्रैवल बैन लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो रिलेशंस खराब करने वाला है यूएस और अफ्रीका के बीच में. सो व्हाई डिड दिस ट्रैवल बैन कम इन? दिस ट्रैवल बैन एक्चुअली हैपेंड आफ्टर देयर वाज एन अटैक इन कोलोराडो, एंड वहाँ पे जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई वी नीड टू स्टॉप ट्रैवल फ्रॉम कंट्रीज जहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होता है. दैट मीन्स पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम दोज कंट्रीज, उनके एयरपोर्ट्स में प्रॉपर सिक्योरिटी वेटिंग नहीं होती है, तो हम कंप्लीट ट्रैवल बैन कर देते हैं. कौन से कंट्रीज हैं? शाद, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, लिबिया, सोमालिया एंड सुदान. उसके अलावा बुरुंडी, सियरा लियोन एंड टोगो पे भी ये दिया गया है. नाउ दिस इज where relations are going to be worsened because there's no logic in this travel ban. If they are not being vetted, security vetted in their own countries, why isn't America able to vet them when they land? Right? Why isn't America having their security? You want to say there are no soldiers of America in these countries? Really? You want to say that there is no security infrastructure that America has in these countries? Right? They could do that, but nahi karne, matlab rather than doing that, they have just called for a travel ban. This is where, you know, what could have been managed with a chisel, countries country like America under Donald Trump is using a hammer to solve. कभी नहीं होने वाला है. Instead relations खराब होने वाली हैं, and वही space जो बनेगा, China will jump in and, you know, showcase what a responsible country it has. Next, let's come down to leaders of the United Nations. Iran and Egypt get together for a discussion on Iran's nuclear program. Now, this is the news that is going on क्योंकि जो US का proposal था उसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है और ईरान ने काउंटर प्रपोजल दिया है टू द US. और इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान इज अ डिफिकल्ट नेगोशिएटर, बट things are still being worked upon, and this is because IAEA ने recent जो report दिया है 2 दिन पहले, उसमें ये कह दिया है कि ईरान is increasing the storage of enriched uranium to near weapon grade level. So now
this is the pressure point where countries are getting together to negotiate with Iran, right? US has already taken that stance कि भैया नहीं रोकोगे तो हम लोग अटैक करेंगे, but अटैक करने का मतलब ये होगा कि Iran will move faster towards nuclear weapons, and Israel को ये समझाना कि ये Iran is becoming a nuclear country is going to be difficult. So rather than on the attacking posture, they are going to go for a negotiation posture, which is something Iran already is aware of. And that is the reason why Iran ने भी अपना counter proposal भेज दिया. उनको पता है कि the entire world does not want Iran to be a nuclear country. So they would be ready to negotiate. अब जब negotiation करना ही है, तो let's put our proposal also in. Exactly what is happening here, and countries like Egypt is supporting Iran on this. Next news is about Sudan, which, if you take a look at the UN Refugee Agency's report, says that since April 2023, the beginning of the Sudanese civil war, more than 4 million people fled Sudan, and many were facing inadequate shelter and food due to the aid cut. It is the third year, and Sudan is now facing the worst humanitarian and displacement crisis according to the UN Refugee Agency. More than 800,000 refugees have went to Chad but faced the same problems. Most of the refugees underwent violent attacks and humiliation during their escape. So Sudan's problem is just becoming worsened every single day. Now it is no longer about the violence, but also the impact of the crisis, which is the sheer, if you take a look at it, the refugee crisis, the food crisis. What happens in these conditions is when you have nothing left to lose, you start following the non-state actors, whether it is the pirates or the terrorists. There's because nothing else to do. States are not giving you help. So that is where you start seeing the rise of these non-state actors who are willing to inflict violence. And this is what is going to happen in Africa, especially in the near Sudan area. The next is about Germany. Germany's chancellor met with Donald Trump. Interesting meeting. Why? Because till date, Germany did not really have such a very, did not have a very active engagement with America. What it had was, it used to engage with America either through NATO or through the European Union. It was France and UK which were the most famous allies, I would say, of America. UK did exactly what America said. France was the one who kept on resisting America, but they were still seen as allies. Now, Germany, interestingly, has always been supporting Ukraine. And with Donald Trump coming and, screaming at Zelensky, then a minerals deal came in. With all this thing coming in, Germany has stepped up and has started talking to America. With this meeting, it has been now confirmed that Germany is stepping up and trying to bridge a good relation between Germany and US. This can either be seen as Germany stepping out of the shadows of France, UK and EU, or it can also be read by, in the light of Germany coming in to convince America that Ukraine is still relevant. Right. So in multiple ways, this particular meeting can be inferred. अभी देखने की बात है कैसे ये, it's a developing story. ये क्या इसका impact रहेगा देखने की बात है. But again, interesting development that's happening. तो उसमें जो German chancellor है, he addressed concerns such as Germany's military spending plans, tightened immigration. The discussions would center around Ukraine, Middle East policy and trade. So as I said, Ukraine would be the key word out here, and what is Donald Trump's plan for Ukraine would also be the matter of discussion, right? Interesting developments. With this, we are going to come to an end to this particular episode. As I said, a lot of things are developing, but interesting things happening in geopolitics, some things that you should keep an eye out, because all of this finally fits into a jigsaw puzzle when we see it later, when we see the final conflict or see the final, larger picture coming in. All of these small pieces make sense. With this, let me end today's session. I'll see you in the next one. Bye. See you later.